आपका स्वागत है कक्षा 9 के कक्षा 6 के 9 चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है सजीव और उनका परिवेश, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसका हम तीसरा और अंतिम भाग आज करेंगे। और इसके जो पहले भाग थे उनके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो जीव हैं वो कैसे वातावरण में रहते हैं, उनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो उनको उस वातावरण में रहने के लायक या इतनी शक्ति देते हैं कि वो वहां पर रह सके। मछली के बारे में हमने बात की, पहाड़ों के बर्फ में रहने वाले जो पोलर बियर था उनके बारे में हमने बात की, मेंढक के बारे में, बहुत सारे जीवों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे अपने आसपास के जीवों की, द लिविंग थिंग्स अराउंड अस। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो क्रियाकलाप है हम फर्स्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं। हमने एक सूची बनाई थी, सारणी बनाई थी, जिसके अंदर हमने अपने आसपास की सजीव वस्तुओं के नाम लिखने की बात की थी। तो अभी वही कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, मिट्टी, जल, वायु, छत्रक, ये सब हैं आपके लिविंग थिंग्स। ऐसी ही कुछ नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे घर, कुर्सी, मेज, आप अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। तो आप ये काम कीजिए और देखिए कि इनमें से कौन से सजीव है, कौन से निर्जीव है। सभी जो वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाने के बाद आपको इनको वर्गीकृत करना है। इनको सजीव और निर्जीव के अंदर सजीव निर्जीव का वर्गीकरण करेंगे। फिर हमें यह देखना है कि इनके अंदर ऐसे कौन से लक्षण थे जो इन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। इनके अंदर ऐसी क्या खास बात थी जो सजीवों में है, निर्जीव में नहीं है, ऐसी क्या बातें हैं। उन्हीं जो लक्षण हैं, उन्हीं बातों के ऊपर हम आगे बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सजीव और निर्जीव को डिफरेंट बनाते हैं, उनको अलग बनाते हैं। दोनों में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपको सजीव में भी मिलेंगे, निर्जीव में भी मिलेंगे, कुछ लक्षण नहीं भी मिलेंगे। तो इन लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। अभी आपके सामने एक पोएम लिखी है, इस पोएम को आप पढ़िए। ये सजीव दो निर्जीव वस्तुओं के बीच की बात है। वो क्या बातें करते, अगर ये बोल पाते तो वो क्या बातें करते। और ये पहेली है, ये लिखी है एडवर्ड लियर ने। कंप्लीट नॉनसेंस नाम की एक रिडल थी उनकी, या एक कोई कविता थी, उसका एक छंद है, उसका एक पार्ट है। तो ये पार्ट है, सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चिल ब्लेन्स ऑन माई फीट। If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, set the table to the chair. Set the chair to the table, now you know we are not able, how foolishly you talk, when you know we cannot walk. Set the table with a sigh, it can do no harm to try. I have as many legs as you, why can't we walk on two? आपकी बुक के अंदर ये हिंदी में है, लेकिन जो इसकी सही रिदम है वो इंग्लिश में है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। आपका मीनिंग, इसका जो अर्थ है वो आप वहां समझ सकते हैं। लेकिन बात इतनी है, कुर्सी और जो मेज है वो आपस में बातें करती है कि हम चल क्यों नहीं सकते, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, खुली हवा के अंदर जितनी टांगे तुम्हारी है उतनी टांगे मेरी है। तो ऐसी कुछ बात है। तो आइए इस कविता से बाहर निकलते हैं, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात आती है भोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड। क्या निर्जीव वस्तुओं को भोजन चाहिए?
क्या सभी सजीव वस्तुओं को भोजन चाहिए? ये प्रश्न उठता है। प्रश्न अपने माइंड में क्या आना चाहिए? क्या सभी सजीवों को भोजन चाहिए? कितना जरूरी है भोजन? क्यों जरूरी है? और क्या निर्जीव वस्तुओं को भी भोजन चाहिए होता है? सबसे पहली बात है, सभी सजीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। एक बात तो हमने यहाँ पर क्लियर की कि ये आवश्यक है। दूसरा, वृद्धि, ऊर्जा तथा अन्य जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है। ये पहला प्रश्न था जो हमने पूछा था कि क्या जरूरी है? हाँ, जरूरी है। दूसरी बात हमने पूछी थी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात, वृद्धि करने के लिए। आपने देखे होंगे सजीव छोटे से बड़े होते हैं, उनका आकार बदलता है, तो वृद्धि करने के लिए चाहिए। ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आपको ऊर्जा, ताकत चाहिए, वो आपको भोजन से मिलती है। अन्य जैव प्रक्रम, अपने शरीर के अंदर बहुत सारे जैव प्रक्रम चलते हैं। श्वसन है, उत्सर्जन, परिवहन जो कि भोजन का, ऑक्सीजन का, ये सब जैव प्रक्रम है और इन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। अब भोजन हमें मिलता कहाँ से है? तो हम ये बात पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और बाकी जीव पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे क्या होते हैं? समपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, सॉरी, अगर आपको याद हो ये टर्म, स्वपोषी। और जो बाकी जीव है वो विषमपोषी होते हैं, वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो इस स्लाइड के बाद या इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सजीवों के सामान्य लक्षणों की। आप इस चीज को ध्यान रखना, ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूं, सामान्य लक्षण, जो सजीवों के सामान्य लक्षण है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला लक्षण हम कर चुके हैं भोजन। दूसरा हम करते हैं वृद्धि, ग्रोथ। तो आपने ये चीज नोट की होगी कि जितने भी सजीव है उनमें समय के साथ उनके शरीर के आकार में बदलाव होते हैं और वृद्धि भी होती है। बदलाव भी होते हैं और वृद्धि भी होती है, क्योंकि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है तो कुछ और तरह के बदलाव होते हैं, मतलब उनके आकार, शरीर के आकार में फर्क आता है। आप जब छोटे थे, आप, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो आपके पिछले साल वाली यूनिफॉर्म है वो आप घर पे पहनते होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों की वो छोटी हो गई है। अगर हम इसको ठीक तरीके से कहें, वो यूनिफॉर्म छोटी नहीं हुई है, हम बड़े हो गए हैं, वो इस कारण वो अब हमारे पूरी नहीं आती। आपने छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे देखे होंगे जो बड़े हो जाते हैं, कुत्ते के बच्चे देखे होंगे, गाय भैंस के छोटे छोटे बछड़े देखे होंगे जो बड़े हो जाते हैं बाद में। पेड़ देखे होंगे, छोटे छोटे पौधे हैं आपके सामने जो बड़े हुए होंगे। तो ऐसे आपने पेड़ भी देखे होंगे। जो फसल लगाते हैं उनमें भी हम हर साल देखते हैं कि बढ़ोतरी होती है। तो जितने भी सजीव हैं, समय के साथ उनके आकार में वृद्धि होती है। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या निर्जीवों में भी वृद्धि दिखाई देती है? देखिए, वृद्धि हमने क्या कहा है, सजीवों का एक लक्षण है। अब आपके सामने प्रश्न है, क्या निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती? तो अगर मैं कहूं यस, हाँ, निर्जीव में भी वृद्धि होती है, तो आप बताइए कहाँ। हम एक गुब्बारे को फुला सकते हैं, हाँ, बैलून है, बैलून को आप इन्फ्लेट कर सकते हैं, उसको फुला सकते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, तो उसके आकार में वृद्धि हुई। उसकी हवा निकाल दें, वो छोटा हो जाएगा। इलास्टिक होता है, आप इलास्टिक को खींचते हो, उसको खींच कर लंबा कर लो, उसके आकार में वृद्धि हो गई। मैं आपको कोई चीज दिखाता हूँ, ये कोई चीज है, देखो इसके आकार में बदलाव आ गया। हम कर भी सकते हैं। आप कोई पहिया चला रहे हो, इंजन चल रहा है, मशीन चल रही है, पंखा चल रहा है, उनके आकार में बदलाव आ रहा है। ये तो वैसे वृद्धि के अंदर नहीं आएगा, गति में आएगा, लेकिन वृद्धि भी होती है और बदलाव भी होते हैं। हाँ, निर्जीव में भी होते हैं। तो ये एक ऐसा लक्षण है जो सजीव में भी है और निर्जीव में भी दिखाई देता है। अब बात आती है श्वसन की, रेस्पिरेशन, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम श्वसन प्रक्रिया या श्वसन बोलते हैं। अब बात आती है, सांस लेना क्यों जरूरी है? सांस लेने से क्या होता है? भोजन से जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, अगर वो ऊर्जा हमें लेनी है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए।
और ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है, और उस हवा को अपने शरीर के अंदर लेकर जाना, उस ऑक्सीजन का प्रयोग करना, और उस ऑक्सीजन का प्रयोग कैसे करना कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ये सारा सांस लेने के अंदर आता है। और हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर अकेला ये नहीं है कि ऑक्सीजन छंटकर जाती है, अपने आसपास जितनी भी हवा है उसके अंदर, अगर आपको पता होगा सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। आपको मैं एक बार फिर याद दिलवा दूं, वैसे तो आपको याद होगा कि 78% तो नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है 21%। जो हवा अपने आसपास है नॉर्मली, उसके अंदर ये वर्गीकरण है, इतनी इतनी गैसेस होती है। अब जो हमने सांस ली उसमें नाइट्रोजन भी अंदर गई, उसके अंदर ऑक्सीजन भी गई है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी गई, अपने आसपास जितनी भी गैस है हवा के अंदर वो सारे के सारी अंदर जाती है। लेकिन शरीर का ये जो श्वसन तंत्र है ये इतना इंटेलिजेंट है, वो उसमें से केवल ऑक्सीजन ले लेता है, और ऑक्सीजन भी हम सारी प्रयोग नहीं करते हैं। जो अंदर गई है हवा उसकी ऑक्सीजन का कुछ भाग ही प्रयोग होता है, बाकी सारी की सारी ऐसे वापस आ जाती है, और उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बनी है वो भी बाहर आती है। तो ये बात है मानव के अंदर श्वसन या जीवों के अंदर। उसके बाद क्या सभी जीव है वो हमारी तरह श्वसन करते हैं, नाक से सांस लेते हैं? तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मछलियां हैं उनके क्लोम या गिल होते हैं जहां से वो सांस लेते हैं, पानी में रहने वाले अलग तरीके से सांस लेते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं वो भी अलग तरीके से लेते हैं। जैसे केंचुआ है, केंचुआ अपने जो त्वचा है, जो स्किन है उसकी, वहां से सांस लेता है, उसके अपनी तरह नाक या ऐसे मुंह नहीं होता जिससे वो सांस ले सके। जो अपनी स्किन है, सांस लेने के लिए बात कर रहा हूं, सांस लेने के लिए वो अपनी त्वचा यानी कि चमड़ी का इस्तेमाल करता है। अच्छा, केंचुआ तो जीव हो गया। अब बात करते हैं हम पौधों की, प्लांट्स की। क्या पौधे भी सांस लेते हैं? बिल्कुल, पौधे भी सांस लेते हैं। इसका आंसर आएगा अ बिग यस। पौधे भी श्वसन करते हैं, उनके पत्तों के अंदर द्वार होते हैं जहां से वो गैस का आदान प्रदान कहते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक प्रश्न जो हमने क्विज में किया था और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उसका सही जवाब नहीं दिया था, वो प्रश्न था कि जब पौधे सांस लेते हैं तो वो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। उसमें मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, ऑक्सीजन, ये अपना ए ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, सी मान लीजिए है नाइट्रोजन, और डी है ओजोन। तो आप जरा सोचिए और मुझे बताइए कि पौधे सांस लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और ओजोन का। अब दुख की बात यह थी कि जो क्विज के अंदर क्वेश्चन आया था उसका ज्यादातर आंसर दिया गया था ऑक्सीजन, जबकि उसका आंसर दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। सही उत्तर क्या है? ऑक्सीजन। पौधे सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का। बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। जब पौधे भोजन बनाते हैं तब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है और उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पौधे श्वसन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक सामान्य लक्षण है जो सजीवों के अंदर पाया जाता है, सभी सजीवों में ये मिलता है, वो सांस लेते हैं किसी भी तरीके से। अब अगली बात आती है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। आपने देखा होगा कई बार आपके पैर में कांटा चल जाता है या कोई तीखी चीज आपके हाथ में लग जाती है, काटते हुए चाकू आपके हाथ में लग जाता है, तो आप एकदम से चौंक जाते हैं, अपना हाथ दूर करते हैं। गर्म वस्तु के लग जाता है तो एकदम हाथ उठाते हैं। तो ये है अनुक्रिया। और अनुक्रिया किसके प्रति है? किसी परिवर्तन के प्रति। आपका हाथ लगा गर्म चीज पर, आप एकदम हटा लिया, तो ये तो हुई अनुक्रिया जो आपने किया।
और ये परिवर्तन था जो एकदम अपना वातावरण गर्म हो गया। जैसे हम अंधेरे में हैं, आपके रूम के अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है, आप बैठे हुए हैं और एकदम आप बाहर जाते हैं, बाहर धूप, आप अपनी आईज को ऐसे करते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि आप आंख नहीं खोल पाएंगे थोड़ी देर तक। तो वो भी वातावरण में परिवर्तन के कारण एक अनुक्रिया है जो हमारे शरीर ने की। तो ऐसे परिवर्तन को हम उद्दीपन या स्टिमुली कहते हैं। ये ऐसे उद्दीपन को हम ऐसे परिवर्तनों को हम उद्दीपन या स्टिमुली कहते हैं। और सभी जंतु व पौधे परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। सभी, आप कोई मान लीजिए कुत्ता सो रहा है, आपने जाकर उसके थोड़ा सा डंडा लगा दिया तो वो एकदम डर जाएगा, तो क्योंकि उसके आसपास जो परिवर्तन हुआ उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। कुछ अनुक्रियाएं तेज होती हैं, कुछ धीरे धीरे होती हैं। अब आप कहेंगे कि क्या पौधे भी अनुक्रिया दर्शाते हैं? आप गए, आपने उसकी एक डाली तोड़ दी, तो आपने कहा कि इसने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई। लेकिन इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। क्रियाकलाप क्या करना है, आप एक गमले में एक पौधा है उसको लीजिए, किसी एक ऐसे कमरे में रखिए जहां खिड़की से धूप आती है। तो जहां धूप आती है उस तरफ उस पौधे को रख दीजिए। तो आप थोड़े दिन बाद क्या देखेंगे कि वो पौधा खिड़की की उस धूप की तरफ, जिस खिड़की की तरफ जहां से धूप आती है उसकी तरफ झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि उसको धूप बहुत ज्यादा चाहिए होती है और इसलिए वो कोशिश करता है कि वो धूप की तरफ जाए। वो ऊपर सीधा नहीं वृद्धि करता है, वो वृद्धि करता है खिड़की की तरफ। और भी आपने देखा होगा, कुछ फूल ऐसे होते हैं, छुई मुई के फूल हैं, जो हाथ लगाने पर एकदम मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। सूरजमुखी का फूल है, वो अगर आप नॉर्मली देखें तो सूरज के जहां जहां सूरज आता है उसकी तरफ अपना मुंह रखता है। कुछ पौधे रात को ही खिलते हैं, कुछ रात को थोड़ा अपना मुरझा जाते हैं और सुबह जब धूप आती है तो खिलते हैं। तो ये सब क्या है, वातावरण के अंदर जो परिवर्तन है उनके प्रति अनुक्रिया है। तो सजीवों का एक ये भी रिस्पॉन्स है। अब क्या निर्जीव भी ऐसी अनुक्रिया देते हैं? निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, आपकी जो दीवार है उसके ऊपर टॉर्च मारो, उसको कुछ हाथ लगाओ, गुदगुदी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल ऐसे सेंसर्स आ गए हैं, आपके फोन के अंदर होता है। अगर मैं आपको फोन को दिखाऊंगा एक मिनट, जब आप फोन देखते हैं, जब कॉल आती है, जब कोई फोन आता है और जब आप यहाँ पे हाथ करेंगे, इसके लगाना नहीं है, तो आपके फोन की स्क्रीन बंद हो जाती है। कारण इसके अंदर एक सेंसर होता है, वो जैसे ही आप कान के पास लेके जाते हैं स्क्रीन को बंद कर देता है। क्योंकि टच स्क्रीन के अंदर क्या है, आपके कान का कोई हिस्सा लगता है तो कोई नया ऑप्शन खुल सकता है, कोई काम खुल सकता है। तो आजकल कुछ सेंसर है, कुछ निर्जीव है, जो किसी स्पेसिफिक जो परिवर्तन है उसके प्रति अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब बात आती है उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन जिसे हम बोलते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन उस भोजन का कुछ भाग ही उपयोग होता है, सारा भाग हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो काम की चीजें होती है वो हम अपना शरीर उनको ग्रहण कर लेता है। जो शेष बचा हुआ भाग है उसे हम अपशिष्ट बोलते हैं और उसको अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, और इस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। अब सभी सजीव और पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीवों को तो आपने उत्सर्जन करते हुए देखा होगा, जो हम यूरिनेशन करते हैं, बाथरूम करते हैं, उस वो एक उत्सर्जन ही है, उसके अंदर शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। और मल जो हम निकालते हैं या गाय और भैंस गोबर जो निकालते हैं वो भी एक उत्सर्जन ही है। लेकिन पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्या पौधों में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। उनके अंदर जो उत्सर्जन है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पौधे के बाहर या आसपास का मतलब है उसके तने के ऊपर, पौधों के पत्तों के ऊपर कहीं ना कहीं वो निकाल कर और स्टोर हो जाते हैं। कई बार कुछ स्त्राव होता है, आपने एक गोंद देखा होगा, गोंद आपने तोड़ के खाया भी होगा, वो पौधों का अपशिष्ट ही होता है।
तो सभी सजीव पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। क्या निर्जीव में भी उत्सर्जन होता है? जी बिल्कुल। जब गाड़ियां चलती है तो उनमें से जो धुआं निकलता है वो अपशिष्ट पदार्थ ही है, चाहे वो किसी तरीके से। जब लकड़ी जलती है, कोयला जलता है तो उससे धुआं निकलता है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। अब बात आती है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा, आप जिसे कहेंगे, लक्षण है जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता। जंतु प्रजनन द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अभी किसी जीव की आयु क्या है? 70 साल, 200 साल, 300 साल, इससे ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हजारों लाखों साल से आज तक हैं। क्यों है? प्रजनन के कारण, क्योंकि वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और उन जैसे जीव आगे बनते रहते हैं। अब प्रजनन का सबका अलग अलग तरीका है। कुछ जो जंतु है वो अंडे देते हैं, उन अंडों में से फिर उनके शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु वो शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी हैं, वो कई तरीकों से प्रजनन करते हैं। ना तो वो अंडे देते हैं, ना ही वो शिशुओं का या अपने जैसे पौधे बनाते हैं। वो या तो उनका प्रजनन होता है बीज से, हम बीज लेते हैं, बीज को उगाते हैं, या हम कलम बनाते हैं। अगर आपने देखा हो किसी पौधे की एक छोटी सी टहनी काट कर उसे हम लगाते हैं तो उससे पौधा निकल जाता है। जब हम ईख यानी कि गन्ना लगाते हैं तो वो कलम से लगाया जाता है। गुलाब के फूल को हम कलम से लगा सकते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां, ब्रायोफिल्म है एक ऐसा पौधा जिसके पत्तियों से ही हम नया पौधा उगा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या पता चला कि जो लक्षण है प्रजनन का वो सभी सजीवों में पाया जाता है। इसके बाद अगला लक्षण है सजीवों में गति, मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा जितने भी जंतु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अगर कोई जंतु नहीं जाता है तो भी अपने, मान लीजिए आप सो रहे हैं, तो क्या आपके शरीर के अंदर कोई गति है? हो, बिल्कुल है। आपके शरीर के अंदर खून पंप हो रहा है, जो ब्लड है वो आपकी शिराओं और धमनियों के अंदर चलायमान है। आपका दिल धड़क रहा है, आपके फेफड़े इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहे हैं, मतलब श्वसन चल रहा है। तो फिर भी कई प्रकार की गतियां अपने शरीर के अंदर चलती रहती है। अब आपने जंतुओं को तो देख लिया एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, क्या पौधे भी गति करते हैं? पौधे तो जकड़े होते हैं जमीन में, पौधे तो नहीं चलते, लेकिन फिर भी पौधों के अंदर गति होती है। पौधे आपने वृद्धि भी करते हैं, उनके पत्ते भी टूटते हैं, हवा चलती है तो पौधे हिलते भी हैं। उनके शरीर के अंदर भी बहुत सारी गतियां हैं। जैसे जमीन से ऊपर पानी पहुंचाते हैं, ऊपर जब पौधे भोजन बनाते हैं तो भोजन सारे पौधे के अंदर जाता है, तो पौधे के अंदर भी बहुत तरह की गतियां होती हैं। अब ये वो लक्षण है जो मैंने एक स्लाइड के अंदर लिखे हैं। सजीवों के सामान्य लक्षण है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। भोजन की आवश्यकता, गति, वृद्धि, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, और ये है मृत्यु। सभी सजीवों के अंदर एक खास लक्षण होता है मृत्यु का। सभी सजीव जो जन्म लेते हैं वो मरते भी। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो सभी सजीवों में एक साथ पाए जाते हैं। अब हमने देखा था इनमें से बहुत सारे लक्षण निर्जीव के अंदर भी हैं। निर्जीवों में सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर खास बात क्या थी कि ये सारे लक्षण सजीवों के अंदर एक साथ पाए जाते हैं, निर्जीव में एक साथ नहीं मिलते। अब हमने कहा था कि गुब्बारा अपना आकार बदल सकता है, लेकिन उसमें उत्सर्जन नहीं है, वो सांस नहीं ले सकता। अब एक गाड़ी के अंदर गति भी होती है, उसके अंदर उत्सर्जन भी है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, उसमें प्रजनन नहीं होता, उसकी वृद्धि नहीं होती। तो निर्जीवों में ये सारे लक्षण एक साथ नहीं मिलते। अब बात आती है एक बीज की। बीज आपने देखा होगा, बीज के अंदर जो सामान्य लक्षण हमने देखे, ये इनमें सारे लक्षण नहीं होते। बीज कभी गति नहीं करता। आपने कभी देखा है कि बीज चल रहा है, उसके अंदर कुछ छिल रहा है? बीज कभी वृद्धि नहीं करता जब तक कि हम उसको उचित वातावरण नहीं देंगे। गेहूं आपके घर में टंकी के अंदर पड़ी है, वो गेहूं का दाना बड़ा नहीं होता है। वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, इसको हम नहीं कह सकते कि उद्दीपन करेंगे तो उसके प्रति अनुक्रिया हो जाएगी। श्वसन हमें दिखाई नहीं देता, वो उत्सर्जन नहीं करते और वो कई सालों तक पड़े रहते हैं।
तो फिर बीज क्या है? बीज के अंदर सारे सामान्य लक्षण नहीं होते हैं। तो अब बीज क्या हम निर्जीव में लेंगे या सजीव में लेंगे? लेकिन बीज से क्या है, एक नया जीवन शुरू होता है। जब भी हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं और थोड़ा सा नमी उसको देते हैं, पानी देते हैं, तो फूटकर उसमें से पौधा निकल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जनन हुआ। और जनन कौन कर सकता है? सजीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो बीज क्या हो गए? जीवित हो गए, लेकिन जीवों के सारे लक्षण नहीं थे। तो बीज को हम कहाँ रखेंगे? ये प्रश्न आपके लिए है। आप आगे पढ़ेंगे और इसका आंसर खोजेंगे कि बीज को हम सजीव में रखें या निर्जीव में रखें। तो फिर जीवन क्या है? इसका अर्थ है जीवन सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। जो आपको जीवन मिला है उसको अच्छी तरह बिताइए, खुश रहिए, पढ़िए और अपने जीवन को इस लायक बनाइए कि आप उसका मजा ले सकें। यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है वो समाप्त होता है। इसके बाद बारी है मूल्यांकन की। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो काम हमने बोला था पीछे वो भी करना है। लेसन के अंदर कुछ सारणी बनानी थी या कुछ आपको एक्टिविटीज दी थी, वो आपको पूरी करनी है। और उसके बाद ये मूल्यांकन नोटबुक के अंदर बहुत साफ साफ और अच्छे से करना है। कोई चीज समझ ना आई होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जब भी कुछ नहीं समझ आता है तो जब हम स्कूल में मिलेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन इतनी आसान चीज है, आप आराम से कर लेंगे। तो धन्यवाद। अगले लेसन में